जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नए वीडियो पे। आज मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। यानी अभी मैं जो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से एक पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ यहाँ पे, जिससे आपको सारे टॉपिक्स जो भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है सब मिलेंगे यहाँ पे। सारे टॉपिक के बारे में मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा फुल डिटेल में, ताकि आपको आने वाले समय में जो भी आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं या जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके आपको, और सारे टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर हो सकें। एक ही वीडियो में आपको सारे टॉपिक का ओवरव्यू मिलेगा, तो सारा पूरा वीडियो को देखिए और वन बाय वन मैं सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा और आप उसको कॉपी पे नोट करिए साथ ही साथ, और उसको प्रैक्टिस कीजिए और उसको पढ़िए। और अभी क्या है कि मैं आगे आने वाले वीडियोस में न्यूमेरिकल्स पे भी बात करूंगा इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें ये सारे फार्मूलेज जो मैं आज डिस्कस करूंगा वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे मैं बताऊंगा, जो भी चीज़ें डिस्कस करूंगा वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो सारी चीज़ों को ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो अभी मैं बात करूँगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, और इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ओवरऑल किस पे डिपेंड है, इलेक्ट्रिक करंट, उसमें पूरी बात होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या? देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, इस तरीके से कोई एक कंडक्टर है हमारे पास। कंडक्टर में कोई भी वायर हो सकता है, किसी भी मेटल का बना हुआ एक कंडक्टर हो सकता है, चाहे वो आयरन का हो, चाहे कॉपर का हो, या नॉर्मली जो हमारे घरों में वायर होते हैं उसी को कंडक्टर कहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी जिनके थ्रू पास हो सके उन्हीं को हम कंडक्टर बोलते हैं। तो हमने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया। अब इलेक्ट्रिक करंट को समझते हैं। इससे क्या होता है, अमाउंट ऑफ यूनिट चार्ज, ये क्या हो रहे हैं, यूनिट चार्ज इसमें फ्लो हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, यूनिट चार्ज इसमें फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ यूनिट चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में, मान लीजिए हम अपनी घड़ी में कुछ टाइम देख रहे हैं, मान लीजिए वो 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, कुछ भी। यूनिट टाइम में किसी भी कंडक्टर से जो अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। बस यही इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, कि एक यूनिट टाइम में जितना भी चार्ज फ्लो हो रहा है उस वही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी का फॉर्मूला बना हुआ है। जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो I का फॉर्मूला है I = Q/T। अब देखिए, रटना नहीं है, आपने कुछ भी रटना नहीं है, इसी फॉर्मूले से आप डेफिनेशन बनाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द, देखिए फॉर्मूला सिर्फ आपको देखना है और यहीं से जो है पूरी डिफिनीशन को बताना है। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ यूनिट चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। अपने पास से ऐड कर दीजिए, कहाँ से फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जो भी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होगा किसी एक कंडक्टर से, वही क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब अगर इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एम्पियर साहब ने बताया था। एक साइंटिस्ट थे एम्पियर, उन्होंने बताया था, तो उन्होंने अपने नाम के ऊपर इसकी यूनिट दी थी। तो इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, अगर हम डिफिनीशन से इसकी यूनिट निकालना चाहें तो एक और यूनिट हो जाएगी। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम्ब और टाइम की होती है सेकेंड। तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम्ब पर सेकेंड, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं। कूलाम्ब को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंड को ऐसे। तो कूलाम्ब पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम्ब पर सेकेंड। अब एक इसके लिए इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे करंट को नापते हैं। हमारे घरों में बोर्ड्स वगैरह में फिटिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं एमीटर। यानी करंट को नापने के लिए जिस भी अप्लायंस का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है एमीटर। यानी एमीटर से हम करंट को नापेंगे। सो ये था हमारा करंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, यानी चार्ज की डायरेक्शन बेसिकली क्या होती है। जो ये चार्ज फ्लो हो रहा है, यानी करंट की डायरेक्शन होगी क्या, ये भी तो पता होना चाहिए हमारे। तो जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन होती है अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट। अब देखो, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। तो निगेटिवली चार्ज होता है तो ये हमेशा किधर भागेगा, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिव है तो हमेशा पॉजिटिव की तरफ भागेगा। और अभी मैंने क्या बताया कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के क्या होती है, अपोजिट होती है। तो इलेक्ट्रॉन किधर भागता है, निगेटिव टू पॉजिटिव भागता है। तो करंट किधर भागेगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। ये क्या होगी, हमारी करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, हमेशा याद रखिएगा,
अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, ऐसे याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, यानी इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव, तो करंट किधर जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव। सो नाउ अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, बस इसी की वजह से क्या है, हमारे इलेक्ट्रिक करंट की फ्लोइंग जो है पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। अब वायर्स में क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, जब डिफरेंस होगा तभी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, यानी एक ऐसी फील्ड जिसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है पहले से ही, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया, दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, ठीक है, ठीक। तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब जरा इधर देखिए, फिगर से ही हम सारी डिफिनीशन बनाने वाले हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, फिर से समझिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कब होगा, दो पॉइंट्स के बीच में होगा, ठीक है। यानी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द, देखिए फिगर से बनाइए डिफिनीशन को, याद करने की कोई जरूरत नहीं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कौन सी फील्ड है तुम्हारी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यानी यहीं से अगर हम डिफिनीशन बनाएं, सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी जो हम काम करेंगे, किस काम, कब काम करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक चार्ज को ले जाने में, यानी एक चार्ज को ले जाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो भी हम काम करेंगे, जो भी हम वर्क डन करेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी दो पॉइंट्स हैं हमारे बीच, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें क्या करना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमें चार्ज को लेके जाना है, और चार्ज को ले जाने में हम जो भी काम करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another। यही होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। इसको बोल्ट साहब ने बताया था, तो अपने नाम पे ही इन्होंने यूनिट रख दी वोल्ट, ठीक है। अब इसको अगर हमें नापना हो, इसको मीज़र करना हो, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर, जो हमारे सर्किट में अप्लाई किया जाता है, जिसकी मीजरिंग हम किससे बताते हैं, वोल्ट मीटर से बताते हैं, जो कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करता है। अब हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है हमारे इलेक्ट्रिसिटी के पूरे चैप्टर में। सो ये लॉ हमारा स्टेट क्या करता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इस लॉ की बात करें तो क्या बोलेगा, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट कर दें, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर। यानी जो भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो गया कि एक क्वांटिटी को अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। दिस इज योर ओम्स लॉ। तो अब देखिए, अब जब भी हम क्या करते हैं, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो V इक्वल टू I और एक कांस्टेंट आ जाएगा R। यहाँ पे जो R है वो क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये क्या नई वाला आ गई, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस, ये क्या है। अब देखो, अगर रेजिस्टेंस को डिफाइन करना हो तो ये क्या मतलब हो गया कि रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी कंडक्टर में क्या होती है, करंट की दुश्मन होती है, ठीक है। यानी ये करंट को आने से रोकती है, अपने के थ्रू किसी भी कंडक्टर में करंट को पास करने के लिए इसको रोकने का काम करती है, ठीक है। यानी किसी भी कंडक्टर में करंट जा रही है बड़े प्यार से, ये भाई साहब वहाँ बैठे होते हैं उसको रोकने के लिए, ये कहते हैं हम नहीं जाने देंगे, तो ये करंट के दुश्मन है। यानी अब वहाँ से इसकी डिफिनीशन कैसे बनेगी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, the property of a conductor due to which it opposes the flow of current। एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी, ये ऑटोमेटिकली उसमें होती है, नेचर होता है उसका, कि एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जो ये करंट को फ्लो होने से रोकती है। मान लीजिए ये कंडक्टर है ऐसे यहाँ पे,
ठीक है। अब इसमें करंट ऐसे मज़े में रोक चल रही है, यहाँ पे ये आर भाई साहब बैठे हैं, ये क्या कर लेते हैं, इसको अपोज कर लेते हैं, ठीक है। यानी कोई जो भी कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ से जो है करंट बहुत अच्छा पास होगा। अगर रेजिस्टेंस कम है तो वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा, यानी उतनी ही ज़्यादा उसमें करंट पास होगी। जिस कंडक्टर में ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो वहाँ से करंट भी बहुत कम पास होगी, ठीक है। यानी जो आर है वो क्या है, करंट का दुश्मन है। यहाँ से अगर हम आर का फॉर्मूला निकालें तो आर का फॉर्मूला क्या निकलेगा, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ये आर का फॉर्मूला निकलेगा। अब यहाँ से आर देखिए आई के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी अगर आई को बढ़ाएंगे तो आर जो है ऑटोमेटिकली घट जाएगा, या हम आर को बढ़ाएंगे तो आई जो है ऑटोमेटिकली घट जाएगा। दिस इज योर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, मतलब कंडक्टर की ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से वो अपने से करंट को पास होने से रोकता है, उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करती हैं, ठीक है, यानी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस जो है कम होता है या ज़्यादा होता है। तो उसकी वजह हम लिख देते हैं क्या, एक फार्मूला होता है, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, यानी एक ये फार्मूला होता है, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। यानी अगर इनको हम दोनों को अलग अलग करें तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कंडक्टर की लेंथ। यानी इसका मतलब क्या हो गया, जितना बड़ा कंडक्टर होगा, यानी हम लेंथ को अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी जितना लंबा कंडक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा इसकी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। मान लीजिए एक ये हमने रेजिस्टेंस एक हमने ये कंडक्टर बनाया और एक बड़ा सा कंडक्टर बना दिया इस तरीके से, तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इसमें कम रेजिस्टेंस होगी, इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें एरिया के बारे में तो इसमें उल्टा होता है, यानी आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली घट जाएगी, और एरिया को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब अगर हम कोई एक मोटा वायर लें और एक कोई पतला वायर लें तो मोटे वाले वायर की जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। और जो एक पतला वायर लेंगे तो उसका एरिया क्या होगा, कम होगा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, उसकी बढ़ जाएगी। यानी कोई एक ऐसे एरिया का मतलब ये वाला एरिया, ये क्रॉस सेक्शन, दिस वन, ये मोटाई, ठीक है, ये वाले, तो अगर ये ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और ये अगर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों फैक्टर्स पे क्या होता है, रेजिस्टेंस वरी करता है, ठीक है। ये दोनों फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। और एक आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे करता है, जितने भी प्योर मेटल्स हैं उनमें जो है रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक और हमारे पास टर्म आ जाता है, अगर हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे यानी हमारे पास एक क्या है फॉर्मूला, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये तुम्हारा रो होता है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ऐसे थोड़ा तिरछी पी बना देते हैं, ठीक है, दिस इज योर रो ऐसे, ठीक है, रो पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी, ठीक है। अगर यहाँ से हम रजिस्टिविटी का फॉर्मूला निकालें तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल, ये हमारा रो का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। अब बात करें अगर रजिस्टिविटी, तो रजिस्टिविटी किस किस पे वरी करती है, रजिस्टिविटी एरिया लेंथ किसी पे भी वरी नहीं करती है, ठीक है। कोई भी चीज़ पे ये वरी नहीं करती है, मतलब कोई भी चीज़ चाहे तुम घटाओ चाहे बढ़ाओ रजिस्टिविटी पे कोई असर नहीं पड़ता, ये सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे वरी करती है, यानी किस चीज़ का वायर बना हुआ है, वायर का नेचर क्या है, मतलब ये आयरन का है, कॉपर का है कि एल्यूमिनियम का है, ये अलग अलग वायर्स की अलग अलग रजिस्टिविटी होती है, यानी नेचर ऑफ वायर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ कंडक्टर पे, ठीक है। और किसी पे ये डिपेंड नहीं होता है, और टेम्परेचर पे करता है, टेम्परेचर और नेचर ऑफ कंडक्टर पे, बस दो चीज़ों पे, ना ही ये एरिया पे डिपेंड करता है ना ही ये लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट देखिए, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, जिसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी लिखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे
यूनिट को भी याद करने की जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पे आर की क्या होती है, ओम, ठीक है। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ की क्या होती है, मीटर। अब देखिए मीटर से स्क्वायर खत्म तो क्या बचा, ओम मीटर। इसको हम क्या पढ़ते हैं, ओम मीटर, यानी रजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर। इसको भी याद करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूले से ही निकाल लो। रेजिस्टेंस की हो गई ओम, एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर, लेंथ की हो गई मीटर, मीटर से स्क्वायर खत्म, बचा क्या, ओम मीटर। ये आपकी रजिस्टिविटी की यूनिट हो गई। अब देखिए हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के। अब ये क्या होता है, अब देखिए जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं हमारे घरों में, उनको कनेक्ट करने का, हमारे घरों में या जहाँ भी है, उनको कनेक्ट करने का दो तरीके होते हैं, एक तो सीरीज़ और एक पैरेलल। अलग अलग जगह पे जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे सीरीज़ या पैरेलल की तरह से हम उसको कंबाइन करते हैं। अब देखो रेजिस्टेंस तो हर एक चीज़ में होता है, चाहे हमारा बल्ब ले लो, चाहे पंखा ले लो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है या कंडक्टर ले लो, सब में क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने अपने घर में 4 बल्ब लगाए हुए हैं, तो चारों में अलग अलग रेजिस्टेंसेस हैं, तो उन्हीं अप्लायंसेस को हम एज ए रेजिस्टेंस मान के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। अब मान लीजिए पहले क्या है, उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया। हमने क्या किया, 3 अलग अलग रेजिस्टेंसेस लिए, ये पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है और ये तीसरा रेजिस्टेंस है। 3 रेजिस्टेंस लिए और इनको सीरीज में कंबाइन कर दिया। सीरीज में कंबाइन करने का मतलब ये है कि उनको एंड टू एंड कंबाइन कर देना, ठीक है, कि मतलब एक एंड पे दूसरे को कंबाइन कर देना, दूसरे के एंड पे तीसरे को कंबाइन कर देना, इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे हमने 3 अलग अलग रेजिस्टेंसेस को कंबाइन किया हुआ है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, उसका फार्मूला यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है, कि मतलब तीनों रेजिस्टेंस का एक इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस निकालूं तो उसका फार्मूला हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर हमारा R जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो R किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी अगर हम तीनों का ऐसे सिंपली प्लस कर दें तो यहाँ पे हमारा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए पहला जो है 1 ओम का है, दूसरा जो है 2 ओम का है, तीसरा जो है वो 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 यानी 7 ओम जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा निकल आएगा, ठीक है। बट अगर ऐसे ही हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर निकालना हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे क्या है कि एंड टू एंड नहीं कंबाइन किया गया हुआ है, ऐसे एक दूसरे को पैरेलल में कंबाइन किया गया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/R। यहाँ पे जो R है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारा, तो इसका फार्मूला क्या होगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो दिस इज योर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, या ऐसे निकलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला था पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक। अब जो हमारे घरों में जितने भी अप्लायंसेस का इस्तेमाल होता है वो कैसे कनेक्टेड होते हैं, सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं, ठीक है। इसकी भी वजह होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हर एक अप्लायंस का अपना अलग अलग हम स्विच लगा सकते हैं, ताकि हमें जो अप्लायंस इस्तेमाल करना हो हम उसका स्विच ऑन करके उससे इस्तेमाल कर सकें दूसरे को अफेक्ट किए बिना, ठीक है। जो भी इस्तेमाल करना है, उसको अगर बंद करना है तो उसको बंद कर सकते हैं, उसको अगर खोलना है तो उसको खोल सकते हैं। मान लीजिए 2 कमरे हैं, दोनों कमरों में अलग अलग बल्ब लगे हुए हैं। अब एक कमरे में इस्तेमाल करना है तो आप उस कमरे में जाके उसका स्विच ऑन करेंगे और वो जल जाएगा, दूसरा वाला अपने जैसे है वैसे ही रहेगा। उसको अगर बंद करेंगे आप तो वो बंद हो जाएगा, दूसरा वाला अगर जल रहा है तो जलता रहेगा, खुला है तो खुला रहेगा। बट सीरीज़ में ऐसा नहीं होता है। सीरीज़ में क्या होता है कि एक ही स्विच लग जाता है यहाँ पे जो सबका काम करेगा, यानी अगर आप इसको बंद कर देंगे तो सारे ही बल्ब बंद हो जाएंगे, अगर इसको खोल देंगे तो सारे ही बल्ब खुल जाएंगे। इससे तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे घरों में जो कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है वो पैरेलल होता है, क्योंकि यहाँ पे सबका अपना अपना स्विच होता है, ठीक है, अपना अपना स्विच होता है। अगर आप इसको खोलेंगे तो यही वाला रेजिस्टेंस यानी यही वाला अप्लायंसेस खुलेगा, इन दोनों को अफेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक है पावर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो इसको समझेंगे। अब देखिए पावर तो सिंपल सी चीज़ है कि वर्क डन इन यूनिट टाइम इज नोन एज पावर। सिंपल सी चीज़ है कि पावर का डेफिनेशन तो बहुत आसान है, बट डेफिनेशन आता नहीं है। क्या पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल में इसके फॉर्मूलेज पूछे जाएंगे, अलग अलग फॉर्मूले अभी हम डिफाइन करेंगे, कैसे अलग अलग फॉर्मूले जो हैं आएंगे और कैसे उनका न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पावर को अगर डिफाइन करना हो तो वर्क डन इन यूनिट टाइम, यानी कुछ समय में जो हम जो भी काम करते हैं
मान लो 1 सेकंड में जो भी मैंने काम किया या 1 मिनट में जो भी मैंने काम किया उसको क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया P इक्वल टू W/T, जो कि यूनिवर्सल फॉर्मूला है पावर का, ठीक है, कि मेन फॉर्मूला है, ठीक। अब इससे अलग अलग फॉर्मूले कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे मान लीजिए ये है W/T, ठीक है। तो एक फॉर्मूला जो है डिफाइन करेंगे, कौन कौन सा, कि P इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है VI, ठीक है। P का दूसरा फॉर्मूला होता है P इक्वल टू V²/R, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला होता है P इक्वल टू I²R, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक तो वोल्टेज और करंट के फॉर्म में, एक वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्म में, एक करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में, ठीक है। एक VI होता है, एक V²/R होता है, एक I²R होता है। ये 3 फॉर्मूले होते हैं पावर के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमें न्यूमेरिकल में देख के कौन कौन सी क्वांटिटीज़ गिवन है, कौन सी फाइंड आउट करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम तीनों अलग अलग फार्मूलों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये तीनों फार्मूले आए कहाँ से, वो मैं तीनों फार्मूलों को डिराइव करूँगा, ठीक है। अगर इसको निकालना है तो इसी फॉर्मूले से ये तीनों फार्मूले निकाले जाएंगे, ठीक है। इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके ये तीनों फार्मूले निकाले जाएंगे, ठीक है। कैसे, अब ये फार्मूला हमको गिवन है P इक्वल टू W/T, ठीक है। अब W का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, V इक्वल टू W/Q पढ़ा था। पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनीशन में हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि वो क्या होता है, V इक्वल टू W/Q होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इक्वल टू Q इधर चला जाएगा तो VQ हो जाएगा, ठीक है। W इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ, तो यहीं पे रख देंगे VQ/T, ये रख देंगे, ठीक है। अब ये हमने रख दिया, ठीक। W इक्वल टू VQ/T, ठीक, ये फॉर्मूला रख दिया। अब हमने Q का भी एक फॉर्मूला पढ़ा था, कहाँ से हमने पढ़ा था, I इक्वल टू Q/T। इलेक्ट्रिक करंट के डिफिनीशन में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट जो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। अब यहाँ से अगर हमें Q की वैल्यू निकालनी है तो Q की इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इधर आ जाएगा, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, Q की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, तो P इक्वल टू क्या हो गया, Q की जगह पे क्या रख देना है हमने, IT/T। अब देखिए T से T कैंसिल आउट, तो P इक्वल टू क्या आ गया, VI, ठीक है। P इक्वल टू क्या आ गया, VI, यही हमने रख दिया, ठीक है। यही फॉर्मूले अलग अलग थे, पहले हमने W इक्वल टू VQ रखा, फिर Q को फर्दर हमने निकाल लिया IT, Q इक्वल टू IT होता है। अब यहाँ से T कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब ये कैसे निकाला, अब देखिए हमने एक फॉर्मूला तो निकाल दिया P इक्वल टू VI, ठीक। हमारे पास क्या हो गया, P इक्वल टू VI आ गया, ठीक है। अब हमें पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें I की वैल्यू निकालनी हो तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, R को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, V/R, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे I की वैल्यू ये रख देंगे, ठीक है। क्या रख देंगे, I की वैल्यू, सॉरी VI हो गया, VI। अभी हमने ये फॉर्मूला निकाला VI। अब I की जगह पे ये हम वैल्यू रख देंगे V/R, तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू V इंटू V/R। हमने क्या रख दिया, I की जगह पे ये वाली वैल्यू रख दी V/R, ठीक है। अब तो ये क्या वैल्यू बन गई, P इक्वल टू V और V की मल्टीप्लाई करेंगे तो V²/R, तो ये हमारा एक फॉर्मूला दूसरा बन जाएगा, ठीक है। अब फिर से, अब क्या है, यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें निकालना है, ठीक, क्लियर। अब हम ये एक तो निकाल ही चुके हैं ये वाला, फिर से इसी का इस्तेमाल करेंगे P इक्वल टू VI, ये हमने यहाँ पे निकाला हुआ था, ठीक है। फिर से हम ओम्स लॉ पे पहुँचेंगे, क्या हमने पढ़ा था, V इक्वल टू IR, ठीक है। अब यहाँ से इसी V की वैल्यू हम क्या रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू V की वैल्यू जब हम रखेंगे IR इस B की जगह पे, और I पहले से थी तो I की मल्टीप्लाई क्या बन जाएगी, I² और R ऐसे ही रहेगा, तो हमारा एक और फार्मूला बन जाएगा P इक्वल टू I²R। तो ये हमारे तीनों फार्मूले पावर के निकल आए, ठीक है। अब इनके साथ साथ मैं एक और फार्मूले की बात करूँगा, कौन से फार्मूले की, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। किसकी बात करूँगा मैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट, हीट क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क डन के इक्वल। तो देखिए यहाँ से P इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, W/T,
तो हम P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E अपॉन टी। E क्या है, एनर्जी है ना, और एनर्जी और वर्क डन सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है और वर्क डन की भी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू E अपॉन टी। अगर हम इसी E को हम हीट एनर्जी बदल दें, हीट एनर्जी में बदल दें तो क्या होता है, H इक्वल टू, तो E क्या बन जाएगी, H बन जाएगी, तो H अपॉन टी। तो यहाँ से देखिए H का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H इक्वल टू, टी जो है इधर भेज दो तो ये क्या बन जाएगा, P इंटू टी, ठीक है। तो H का फॉर्मूला बन जाएगा P इंटू टी। हमने क्या किया, वर्क डन की जगह पे एनर्जी रख दिया, क्योंकि वर्क डन और एनर्जी सेम होते हैं, और एनर्जी की दूसरी फॉर्म लिख दी, कौन सी, हीट एनर्जी। तो H अपॉन टी, हीट एनर्जी को H से रिप्रेजेंट कर दिया, H अपॉन टी। अब T इधर जाया तो P इंटू टी हो गया, H इक्वल टू P इंटू टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, P का हमने एक अभी फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अभी ये लास्ट में फॉर्मूला निकाला था आई स्क्वायर आर, तो हम क्या करेंगे, यहीं पे P की वैल्यू रख देंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट H इक्वल टू, P की जगह पे हम ये वैल्यू रख देंगे आई स्क्वायर आर, और T पहले था, तो ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी। कुछ भी आपने याद नहीं करना है, सारा सब यहाँ पे फॉर्मूले से ही निकलना है, ठीक है। तो ये हीट का क्या फॉर्मूला आ गया, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो अब देखिए, किसी भी वायर में जो हीट निकलती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आई स्क्वायर और टी के। यानी अगर हम उसमें किसी भी वायर में अगर हम करंट बढ़ा दें तो वो उसमें हीट बढ़ जाएगी, किसी भी वायर में अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा दें तब भी उसकी हीट बढ़ जाएगी, और अगर किसी भी वायर में ज़्यादा देर के लिए हम क्या करते हैं, उसमें करंट वगैरह या रेजिस्टेंस बढ़ा दें तो उसकी क्या हो जाएगी, हीट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या होते हैं, ये तुम्हारा हीट का फार्मूला है, ठीक है। किसका फार्मूला है, हीट का फार्मूला है, ठीक है। तो इन पैरामीटर्स पे हीट डिपेंड करता है, यानी वायर कंडक्टर जो गर्म हो जाता है वो सब इन्हीं की वजह से हो जाता है, ठीक है। सो दिस वॉज योर चैप्टर, यही पूरा ओवरव्यू था चैप्टर का। सारे फार्मूले आपने याद करने हैं, सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट समझना है, वीडियो को पूरा देखना है, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।